नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएस, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 17 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा 17वां अति विशिष्ट रेल पुरस्कार कितने पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसमें। 50, दूसरा है 75, तीसरा है 100, चौथा है 150 विजेताओं को। इसमें सही विकल्प हो जाएगा 100। ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा 17वां अति विशिष्ट रेलवे जो कि रेल पुरस्कार कितने पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया, तो 100। ठीक है। इस अवसर पर जो कि 100 रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो कि 17वां अति विशिष्ट रेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो यह पुरस्कार उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सेवा में असाधारण समर्पण, ईमानदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। और ये कब किया गया, तो ये 9 जनवरी 2026 को जो कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया था उन्हें। और इसके साथ ही जो कि भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले और रेल जो कि रेलवे जोनों को कुल 26 शील्ड भी प्रदान की गई। इन शील्डों का उद्देश्य है कि रेलवे क्षेत्रों के बीच जो कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सेवा गुणवत्ता में सुधार करना। इस उद्देश्य से जो कि 26 शील्ड प्रदान की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल से अपने। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसमें। सुजय पाल को, प्रवीण वरिष्ठ को, तीसरा है अश्विनी वैष्णव को और चौथा है के संथानम को। तो हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण वशिष्ठ। दूसरा विकल्प हो जाएगा। ये जो कि 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार कैडर से संबंधित है। इनकी नियुक्ति जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में अधिनियम 2003 के तहत की गई। और इन्होंने जो कि 16 जनवरी 2026 को अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। और यह नियुक्ति जो कि देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की कि ये क्या होती है। तो ये देश की सर्वोच्च सतर्कता संस्था है जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों और संगठनों में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखती है। और जो कि प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति से आयोग की कार्य क्षमता और पारदर्शिता को और मजबूत मिलने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्थापना दिवस की। इसका स्थापना वर्ष है जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 1964 में की गई। ठीक है। और इसका गठन जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से किया गया। और यह आयोग जो कि भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर जो कि बनाया गया है। और इस समिति के जो कि अध्यक्ष कौन है, के संथानम। ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष जो कि के संथानम में बाद में इसे कानूनी दर्जा भी दिया गया जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के माध्यम से मिला है। बात करें इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें कुल सदस्य जो कि कुल 3 सदस्य तक हो सकते हैं। जैसे पहले में हो गए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो आयोग के प्रमुख मतलब अध्यक्ष होते हैं। और दूसरा है कि अधिकतम 2 सतर्कता आयोग मतलब जो सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनकी नियुक्तियों की कि नियुक्तियां कैसे होती है इनमें।
तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। इस सिफारिश समिति में शामिल होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, समिति के अध्यक्ष और गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिति 2026 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। 10 से 12 फरवरी 2026 जो कि मुंबई में, 15 से 18 मार्च 2026 जो कि बेंगलुरु में, और तीसरा विकल्प है 19 से 22 मार्च 2026 जो कि एसओ भूमि नई दिल्ली में, या चौथा विकल्प है 25 से 28 मार्च 2026 हैदराबाद में। तो बात करें भारत इलेक्ट्रिसिटी समिति 2026 के आयोजन की कि ये कब और कहां किया जाएगा, तो ये 19 से 22 मार्च जो कि एसओ भूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। तीसरा विकल्प से जाएगा यहाँ से। और इस आयोजन की जो जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई है, तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्री जो कि मनोजर लाल नेती है। ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो इसके उद्देश्य है कि भारत की ऊर्जा कमी से जो कि ऊर्जा प्रचुरता की ओर बढ़ती यात्रा को दिखाना और दुनिया के सामने स्वच्छ ऊर्जा में भारत की नेतृत्व भूमिका को प्रस्तुत करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और ये जो कि 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भारत और विदेशों से नीति निर्माता, उद्योग जगत, निवेशक और विशेषज्ञ भाग लेंगे जिनमें, और जिससे क्या है कि ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। 4 विकल्प है इसमें। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तुतुकोरिन तमिलनाडु में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, या पारादीप उड़ीसा में। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो कि भारत के काकीनाडा आंध्र प्रदेश यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो तीसरा विकल्प ये सही हो जाएगा। और यह परियोजना जो कि एएम ग्रीन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में जो कि 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा और इसके पूरा होने पर यह हर साल जो कि 1.5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करेगा और यह पूरी परियोजना और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ बिजली से चलेगी जिससे प्रदूषण नहीं होगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को ग्रीन अमोनिया का बड़ा निर्यातक देश बनाना, और यहाँ से क्या है कि ग्रीन अमोनिया जो कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देशों को भेजा जाएगा, ये इसके उद्देश्य है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गैल की 694 किलोमीटर गैस पाइपलाइन की खास बात क्या है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें। समुद्र के नीचे, सुरंग में, 3 मीटर कॉरिडोर में, या शहर में। तो गैल की 694 किलोमीटर गैस पाइपलाइन की खास बात है कि 3 मीटर कॉरिडोर में। ये पाइपलाइन का लगभग जो कि 96% हिस्सा केवल 3 मीटर चौड़ी जगह में बिछाया गया है, और यह जगह जो कि समृद्ध महामार्ग एक्सप्रेसवे के किनारे है। इसकी कुल लंबाई जो कि 694 किलोमीटर है, और यह एक जो कि पीएम गति शक्ति योजना का उदाहरण है। बात करें इसकी क्षमता की, इसकी क्षमता जो कि क्षमता 16.5 मिलियन एससीएम, ये इसकी कुल क्षमता है। इससे मिलने वाले फायदे और इसके महत्व, ये अगर देखें, बात करते हैं फायदे की, जैसे महाराष्ट्र के 16 जिलों को गैस मिलेगी, करीब 95 लाख घरों तक पाइप से गैस पहुंचेगी, 1700 से ज्यादा सीएनजी स्टेशनों को गैस मिलेगी, और वहीं फैक्ट्रियों और उद्योगों को साफ ईंधन मिलेगा। ठीक है, ये इसके कुछ बेनिफिट है। बात करें इसके महत्व की, तो महत्व में जैसे जमीन की बचत होती है, इससे प्रदूषण कम होता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में यमन में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद
किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें। सलीम बिन ब्रेक को, साया मोहसिन जिंदानी को, तीसरा है अब्रदबू मंसूर हादी को, चौथा है अली अब्दुल्ला सालेह को। इसमें साया मोहसिन जिंदानी दूसरा विकल्प से हो जाएगा। इन्हें किया गया है जो कि इसके बाद यमन की विदेश मंत्री साया मोहसिन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और उन्हें नया मंत्रिमंडल बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। मतलब कि जनवरी 2026 में यमन में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री पहले सलीम बिन ब्रेक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिससे देश की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल मतलब पीएलसी ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद ही मोहसिन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यमन लंबे समय से गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव का सामना कर रहा था, जिससे सरकार का उद्देश्य है कि इस बदलाव के जरिए देश में शासन की निरंतरता बनाए रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि सेबी के नए म्यूचुअल फंड नियमों के तहत प्रदर्शन आधारित खर्च व्यवस्था कब से लागू होगी? क्वेश्चन है ये हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें। 1 जनवरी 2025, 1 जुलाई 2025, 1 अप्रैल 2026 या 1 जनवरी 2027। तो सेबी के नए म्यूचुअल फंड नियमों के तहत प्रदर्शन आधारित खर्च व्यवस्था लागू होगी 1 अप्रैल 2026। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। इसका उद्देश्य है कि निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, खर्चों में पारदर्शिता लाना और म्यूचुअल फंड उद्योग में बेहतर सुशासन सुनिश्चित करना। ये भारत की बाजार नियामक संस्था है सेबी ने, जो कि म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम जारी किए। इन नियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने फंड के प्रदर्शन के आधार पर खर्च मतलब फीस वसूल सकेंगी। मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा तभी वह ज्यादा शुल्क ले पाएगा और इससे निवेशकों और फंड मैनेजरों के हित के लिए एक जैसे होंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। तो बात करें व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो केरल। चौथा विकल्प हो जाएगा। केरल में क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अच्छी सरकारी नीतियां हैं, चार्जिंग स्टेशन तेजी से बढ़े हैं, लोग पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। इसी कारण जो कि केरल ने निजी स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में बाकी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें। डेविड एटनबरो को, दूसरा है टोबी कियर्स को, तीसरा है ग्रेटा थनबर्ग को और चौथा विकल्प है जेन कुडाल को। तो बात करें हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है टोबी कियर्स को। तो यहाँ से दूसरा विकल्प से हो जाएगा। टायल पुरस्कार, जो कि टाइलर पुरस्कार पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए असाधारण काम किए। इस पुरस्कार की शुरुआत जो कि 1973 में जॉन टायलर और एलिस टायलर ने की थी, याद रखेंगे, जॉन टायलर और एलिस टायलर ने, और इसका संचालन जो कि यूएससी द्वारा किया जाता है। इसके विजेताओं के एक पदक, जो कि विजेताओं को क्या मिलता है बात करें तो इसमें विजेताओं को एक पदक, एक पट्टिका और डॉलर जो कि लगभग 2.15 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। ठीक है, बात करें टाइलर पुरस्कार की तो यह भी हमने देखा
कि जो कि उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया था जो पर्यावरण विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ऐसे समाधान प्रस्तुत करते हैं जिनका वास्तविक और मापने योग्य वैश्विक प्रभाव हो। इसी में कुछ प्रमुख विजेता हैं जिन्होंने ये पुरस्कार पाया हुआ है। जैसे 2020 में पवन सुखदेव ने पर्यावरण अर्थशास्त्र के लिए पाया था। 2024 में जोहान रॉकस्ट्रॉम ने पाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लैनेटरी बाउंड्री अवधारणा के लिए उन्हें मिला था। और 2025 में एडुआर्डो प्रोडिंजियो, इन्हें भी मिला है मानव पर्यावरण संबंधों पर कार्य के लिए। और 2026 में जो कि टोबी कियर्स को मिला है। उन्हें क्यों मिला? तो ये पौधों और कवक मतलब फंगस के बीच संबंधों पर किए गए महत्वपूर्ण शोध के लिए यह पुरस्कार मिला है। ये थे इनके कुछ प्रमुख विजेता जिन्होंने पहले मिला था इन्हें। बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 4 विकल्प है इसमें। डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, तीसरा विकल्प है आर प्रज्ञानंदन और चौथा है आर्यन वर्सने। तो भी हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वर्सने। चौथा विकल्प से हो जाएगा। ये दिल्ली के युवा शतरंज खिलाड़ी जो कि आर्यन वर्सने, ये आर्मेनिया में आयोजित अंद्रानिक मार्ग्रयान मेमोरियल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने हासिल किया है। और उन्होंने यह उपलब्धि जो कि एक राउंड बाकी रहते हुए अपना अंतिम ये मतलब ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा करके प्राप्त की। इसके साथ ही वे भारत की जो कि 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का नियंत्रण दिया है, जो कि निमंत्रण दिया है? 4 विकल्प है इसमें। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या भारत को। तो भी हाल ही में अमेरिका ने ये दिया है भारत को। तो चौथा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। भारत को जो कि पैक्स सिलिका नामक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बात करें इसके उद्देश्य से कि किस उद्देश्य से किया गया, तो इस पहल का मुख्य लक्ष्य है एआई, सेमीकंडक्टर ऐसे महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत विनिर्माण के लिए एक सुरक्षित और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना। ये इसके मुख्य लक्ष्य है। अब बात करें घोषणा की, तो ये भारत के लिए यह निमंत्रण भारत में नव नियुक्ति अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, याद रखेंगे सर्जियो गोर द्वारा दिल्ली पहुंचने पर ये दिया गया है, इसकी घोषणा की गई है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि जनवरी 2026 में एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प है इसमें। गैब्रियल कास्तेलो, दूसरा विकल्प है जेन फ्रेजर, तीसरा है इडालियो और चौथा है क्रिस्टिन लगार्ड। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।